नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जिस तरह से हालात कोरोना को लेकर बिगड़ते जा रहे हैं, उस पर समीक्षा बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं शाम 4:30 बजे। और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है और ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन को लेकर कोई अहम फैसला लिए जा सके। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है राज्यों की स्थिति को देखते हुए जो प्रतिबंध है उनको और कड़ा और सख्त किया जाए। अगर बात दिल्ली की करें तो लगातार दिल्ली के हालात खराब होते जा रहे हैं। हम आगे अपने सहयोगियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं। देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के बीच में है, लेकिन अब की बार दूसरी लहर जैसा हाहाकार तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बार कोरोना की लहर बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, जो अब तक के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। मुंबई में तो पिछले 5 दिनों से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से तीसरी लहर की शुरुआत में बढ़े थे। साथ ही आपको स्क्रीन पर लगातार हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप देखिए। इसके बाद दिल्ली में 3-4 दिन के अंदर तीसरी लहर के डाउनफॉल का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का कहर कहीं है तो वो है देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। जब अभी कोरोना की केस 27,000 के पार हैं, तो आने वाले दिनों में दिल्ली का क्या होने वाला है, हर कोई बस यही सोचकर चिंता में है। और अगर बात की जाए दिल्ली के अस्पतालों की, तो दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। तो दिल्ली में लगातार जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। और इन हालातों के बीच में लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम पाबंदियां नहीं लगाना चाहते और हम जल्द से जल्द जैसे ही हालात सुधरने लगेंगे हम पाबंदियों को हटा देंगे, उनमें ढील देंगे। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली से निकल कर आ रही है वो कुछ और ही इशारा कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की जान जा चुकी है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। जब अभी कोरोना के केस 27,000 के पार हैं, तो जब पीक आएगा तो उस वक्त दिल्ली की स्थिति क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर भी कोरोना विस्फोट हुआ है। 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच गई है। मेरी सहयोगी मिलन शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मिलन, जो मैं आंकड़े अभी बता रही थी दर्शकों को, और जिस तरह से दिल्ली में जो सिचुएशन है इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों के लिहाज से तो डराने वाले हालात बने हुए हैं। लेकिन अब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या लग रहा है कि कौन से वो मुख्य मुद्दे आज की बैठक में उठने वाले हैं और क्या कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में 2,40,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है और काफी डराने वाला ये आंकड़ा है मैं कहूंगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब पीक आएगी, कब थर्ड वेव की पीक आएगी। लेकिन जैसे दिल्ली में कहा भी जा रहा है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि पीक अगले 3 दिन में ही आ जाएगी दिल्ली में। इसमें थोड़ा समय अभी और लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्शंस ये दिखाते हैं कि अभी इंडिया का जो ग्राफ है वो अब तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। कल हम देख रहे थे 1,40,000 तक के केसेस थे, 1,80,000 तक, अब 2,40,000 से ऊपर केसेस दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है दिन ब दिन। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4:30 बजे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक बुलाई है। और इस बैठक में हर चीज पर
जिससे इस कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसकी बातचीत होगी, चाहे वो राज्यों में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो, क्या गति है वैक्सीनेशन की इन राज्यों में, इन सब चीजों पर बातें होंगी। और काफी चर्चा हो रही थी पिछले 2 दिनों से। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो लगातार पीएमओ में जाकर जो अपडेट्स है, जानकारियां हैं, वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन से हर चीज पर समीक्षा कर रहे हैं और आज राज्यों से भी इसी बारे में बात होगी, क्योंकि देखा जा रहा है कुछ राज्यों में टेस्टिंग कम है, कुछ राज्यों में टेस्टिंग ज्यादा है, लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि राज्यों में वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना, और जिन जिन राज्यों में वैक्सीनेशन रेट अभी भी कम है इस पर खास बातचीत आज की बैठक में हो सकती है। साथ ही साथ कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में अभी भी 1.3 करोड़ लोग जो 60 वर्ष से ऊपर है, उन्होंने बिल्कुल भी पहला टीका भी नहीं लगाया कोविड-19 का। तो ये एक बहुत अहम आंकड़ा है, क्योंकि हम देखेंगे जैसे जैसे केस बढ़ेंगे और ये केस जब बुजुर्गों तक पहुंचेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होने का अनुमान है। इसीलिए ये जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, इनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। ये सारे मुद्दे बैठक में डिस्कस होंगे। मिलन, जो रीसेंट फिगर्स पॉजिटिविटी रेट को लेकर आई हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण दर 25% के पार दिल्ली में हो चुका है, जो 25 मई के बाद सबसे ज्यादा है। अगर मौतों के आंकड़ों की भी बात की जाए तो 24 घंटे में जितनी मौतें हुई हैं वो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा है। इस तरह की सिचुएशन आखिर दिल्ली में पैदा क्यों हो रही है तमाम सख्तियों के बावजूद? इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है सिर्फ ओमिक्रॉन के केसेस नहीं है, लेकिन दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट के भी केसेस हैं। और ये जो एनसीडीसी है, नेशनल डिजीज कंट्रोल नेटवर्क के जो हेड है सुजीत सिंह, उन्होंने भी कहा कि जो डेटा अभी दिखाई दे रहा है दिल्ली में, और दिल्ली में जो मौतों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं हो सकता। हमें ये नहीं मानना है कि सारे केसेस ओमिक्रॉन है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कल बहुत साफ कर दिया है, डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन किसी कॉमन कोल्ड जैसा नहीं है, खांसी नजला जुकाम न माने इसको, और इसको सीरियसली ले, क्योंकि बुजुर्गों में, कोमॉर्बिड्स में, जिनमें बीमारियां हैं, जिनमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनमें ये गड़बड़ कर सकता है। और इसीलिए दिल्ली में जो मौत के आंकड़े हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर भी थे। अगर मैं दिल्ली कोरोना ऐप की ही बात करूं और दिल्ली के आंकड़ों की ही बात करूं, आज की डेट में 208 जो बेड हैं, आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर्स दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं दिल्ली, और आईसीयू बेड्स भी 626 आईसीयू बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो, और ये कोविड स्पेसिफिक बेड्स है, सिर्फ कोविड की यहाँ बात हो रही है, तो ये नहीं है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें हल्के लक्षण हो रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। जो जवान है, जो यूथ है, वो बीमार होंगे, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। लेकिन बुजुर्गों में जब ये परिवारों में जब फैलेगा, क्योंकि जगह जगह पर अब परिवारों में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, एक एक आदमी जो घर इन्फेक्शन ले आता है वो अपने परिवार को इन्फेक्ट करता है। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं या दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनमें ये केस ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी जो हम देख रहे हैं, दुर्भाग्यवश वो बढ़ता जा रहा है। आपने कहा कि जून के बाद बहुत ज्यादा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये एक कारण है, क्योंकि ओमिक्रॉन सारे केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेल्टा केसेस भी हैं भारत में अभी, और हमें ये भूलना नहीं है। बिल्कुल। और अगर दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज़्यादा है, जो 13 मई यानी करीब 8 महीने में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरी लहर का पीक आने ही वाला है। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुकी है, जिसके बाद इसके गिरने की उम्मीद है।
मिलन, इसी से जुड़ा मेरा आपसे अगला सवाल है कि जिस तरह से हमने मुंबई में देखा कि तीसरी लहर की शुरुआत में केसेस बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन अब अगर पिछले 3 से 4 दिनों की सिचुएशन पे नजर डालें तो काफी बैलेंस लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से अब केसेस बढ़ रहे हैं, पीक भी कम हो रहा है। तो जो मुंबई में हुआ, जहां 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई लगातार, क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में एक बार जब पीक आ जाएगा उसके बाद हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मुंबई की ही तरह केसेस कम होने लगेंगे? देखिए, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, मनरिंद्र अग्रवाल जो हैं IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं और कोविड पे जो प्रोजेक्शंस करते हैं, वो उन्होंने 6 दिन पहले कहा था कि दिल्ली अभी स्टेबलाइज नहीं हुई है लेकिन इम्प्रूव कर सकती है। और वो पीक जो है, दिल्ली का जो पीक है वो कम से कम 30,000 से लेके 70,000 केसेस के बीच में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 30,000 से 70,000 दिल्ली का प्रोजेक्शन मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बेड रिक्वायरमेंट होगा वो लगभग 12,000 से कम रहेगा दिल्ली में। और फिलहाल भी दिल्ली सरकार की जो अरेंजमेंट्स हैं उसके हिसाब से 14,000 तक बेड की कैपेसिटी इंक्रीज की गई है दिल्ली में। और वो कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद तक दिल्ली का पीक आ सकता था, शायद 6 दिन पहले की बात है। मुंबई के लिए भी उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया था 6 दिन पहले कि पीक वैल्यू मुंबई का 30 से 60,000 केसेस का हो सकता है। और इसमें जो है 3.5 जो केस होंगे उन्हीं को बेड रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। और 10,000 तक मुंबई के केसेस है तो काफी मैनेजेबल रहेगा। मुंबई की जो स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कोविड है वो काफी जबरदस्त रही है, बहुत तगड़ी रही है पहले से ही, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर रहा है जो कोविड की लहर बाकी राज्यों में कम होने के बावजूद भी कोविड से स्ट्रगल करता रहा है। अब मुंबई की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही दुरुस्त है। इस कारण से भी हम देख रहे हैं कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है मुंबई में वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता दिख रहा है, कर्व फ्लैटन होता दिख रहा है। लेकिन जो नीतियां मुंबई में यूज की जा रही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, वैसी चीजें दिल्ली में खासकर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए दिल्ली का जो पीक सजेशन था मनरिंदर अग्रवाल जी का वो अब बदल गया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हम दिल्ली का जो स्टेबलाइजेशन है पीक का वो नहीं देख पा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार फिर दिल्ली ने पहले से नाइट कर्फ्यू लगाया, नाइट कर्फ्यू के बाद उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन लगाया। तो ये सब चीजें प्रोजेक्शन बदलती हैं, लेकिन अभी भी ये कह पाना कि पीक अगले 5 दिनों में आ जाएगी या अगले 3 दिनों में आ जाएगी, ये बहुत मुश्किल है कहना। ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मुंबई और दिल्ली की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं फटाफट, मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे। 8 जनवरी को ये घटकर 20,318 हुए। फिर 10 जनवरी को डेली केस 13,648 हो गए और 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए केसेस सामने आए। तो मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब 18.75% हो चुका है, जो 5 दिन पहले 30% था। तो इसीलिए हम उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली में भी इसी तरह से अगर पीक आता है तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी फिर केसेस हम धीरे धीरे कम होते देखेंगे। हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, आज जो हमारा आज का एजेंडा का मुद्दा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं शाम 4:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और क्या उम्मीद लगाई जाए? क्या लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला आज संभव? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन तो जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अब नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि लॉकडाउन जो है अंतिम विकल्प हो सकता है,
लेकिन केंद्र सरकार अब किसी भी तरीके से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है और ये सारी जिम्मेदारी जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दी है। वो अपने यहाँ देखें किस तरीके से जो है केसेस आ रहे हैं और उसको लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्या कदम जो है राज्य सरकारें उठा रही हैं, ये राज्य सरकारों को तय करना है। वहां की गाइडलाइंस को लेकर, वहां के प्रोटोकॉल्स को लेकर। तो आप अगर देखें तो दिल्ली ने तमाम रेस्टोरेंट्स जो है, बार्स बंद किए, बहुत से स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं लगाया है। तो एक तरीके से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया अगर कोई करेगा तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस बैठक के अंदर ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, किस तरीके से सभी राज्य जो हैं कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए क्या क्या उन्होंने तैयारियां की हैं और क्या और कदम उठाने वाले हैं, और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्या जरूरत है केंद्र सरकार से जो केंद्र सरकार उनको प्रोवाइड कर सके। और आप याद कीजिए पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कोविड रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें देश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, तमाम उन मंत्रालयों के सचिव और अधिकारी थे जो कोविड से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था इस बैठक के अंदर, देखिए सबसे ज्यादा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाना चाहिए और आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कोविड से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसका बफर स्टॉक ना सिर्फ जो है केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में हो, राज्य सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर भी होना चाहिए। और राज्य सरकार को किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार कोई भी मदद केंद्र सरकार की तरफ से मांगता है तो उसको जल्द से जल्द वो मदद मुहैया कराई जाए। और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग तक और बाकी तमाम इश्यूज को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है मॉनिटरिंग सिस्टम रहना चाहिए। ये ना रहे कि राज्य सरकार के साथ आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उसमें बहुत सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट तक जिले के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं जो केसेस आ रहे हैं उस पर आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कहीं अगर संख्या बढ़ती है तो उसको लेकर चिंता होनी चाहिए। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोविड के मरीजों के संख्या बढ़ रही है वहां आपको फोकस करना चाहिए, वहां किस तरीके की फैसिलिटीज चाहिए, ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार के अधिकारियों को देखने के लिए उन्होंने कहा था। और आज मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है तो वो मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे और साथ ही साथ ये जरूर उनसे बातचीत के अंदर जानना चाहेंगे कि वो कोविड को लेकर क्या सिचुएशन जो है देख रहे हैं और किस तरीके के कदम जो है तो यही माना जाए मांझू की बैठक में जो मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, चर्चा की संभावना जिन मुद्दों पर होगी वो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा करेंगे कि हर राज्य में किस तरह की स्थिति है। साथ ही अगर दिल्ली की अगर हम हिमांशु बात करें तो जैसा कि मैं और मिलन भी आपके ज्वाइन करने से पहले चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है कि सुनामी आ गई है। बीजेपी मुख्यालय के अंदर भी कोरोना विस्फोट हुआ है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले आ चुके हैं। और साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो और नितिन गडकरी। तो क्या टाइमिंग इस लिहाज से भी अहम हो जाती है इस बैठक की, क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो है सोमवार को होनी थी लेकिन हो नहीं पाई और इस बैठक को टाल के जो है फिर तय किया गया आज के लिए। और इससे कोई पॉलिटिशियन संक्रमित हुए हैं, दिल्ली के अंदर कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ये कारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ये चाहते हैं जिन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और जो मिलन भी शायद बता रही थी जितना मैंने सुना कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 40% से ज्यादा प्रतिदिन केस आ रहे हैं, उनको लेकर चिंता है कि वहां किसी तरीके से जो है आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाए तो वहां पिछले सेकेंड वेव की तरह ना सिचुएशन हो जाए कि ना ऑक्सीजन सिलेंडर है और ना आईसीयू बेड मिल रहे हैं।
सारी चीजों को लेकर उनका फोकस है कि मैनेजमेंट ठीक रहे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ठीक मिले, मेडिसिन ठीक मिले, तो तमाम इन सब चीजों की व्यवस्थाओं को लेकर यह बैठक होगी। और साथ ही साथ केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग हो, इन सब चीजों को लेकर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई चीज चाहती है तो स्वास्थ्य सचिव, एक कोऑर्डिनेशन टीम जो है केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जाती है, और उस कोऑर्डिनेशन टीम का काम होता है राज्य सरकारों को वो सुविधाएं मुहैया कराना, वो जरूरत के सामान मुहैया कराना जो उस वक्त रिक्वायरमेंट होते हैं। और इसीलिए दिल्ली, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर सेकंड वेव में किस तरीके का हाहाकार था, और उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है सभी जो राज्य सरकारें हैं। तो एक तरीके से सरकार पहले से काम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोविड को लेकर जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, ये इसको हम नया नहीं देख सकते। पहली वेव से लेकर तीसरी वेव के बीच में मुझे लगता है कि लगभग 15 से 17 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री की चिंता यह भी है कि मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर जो है 60% से कम लोगों को जो है पहली डोज लगी है, और 45% से नीचे जो है सेकंड डोज लगी है। यह एक चिंता का विषय है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए। जिन स्टेट्स के अंदर अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव 70% से कम है, वहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम जो है तेजी से चलाए जाए, वहां फोकस किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ का इसलिए भी मानना है क्योंकि एक्सपर्ट्स की यह राय है कि डबल डोज के बाद जो है बहुत कम लोगों को जो है अगर कोविड होता है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाए। और इसको लेकर एक उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी जब उन्होंने रिव्यू मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि 31% से ज्यादा 15 से 18 साल के जो नौजवान युवा हैं उनको जो है वैक्सीनेशन ड्राइव लग चुकी है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर इतना सक्सेस मिल सकता है कि 31% उन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जो 15 से 18 वर्ष की आई हो, तो उसको और तेजी से किया जाए, जिससे वैक्सीन जो है ज्यादा लोगों को लगे। और साथ ही साथ जो थर्ड डोज प्रिकॉशंस के तौर पर है, उसमें बूस्टर के लिए उसको लेकर भी उनकी चिंताएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने बूस्टर डोज का यहाँ पर जिक्र किया है। मिलन, आप हेल्थ भी कवर करती हैं। WHO ने जो बूस्टर डोज को लेकर नई जानकारी दी है कि बूस्टर डोज वो नहीं है कि जो आपको पहले दो डोजेस लग चुकी हैं उसी का आपको तीसरा डोज लगा जाए। अब ये नई जो जानकारी लोगों के सामने आई है, इसने भी और कंफ्यूजन पैदा कर दी है। मतलब जब हम सोचने लगते हैं कि अच्छा ये हमारे पास एक सोल्यूशन निकल कर आया है, ये करना हमारे लिए फायदेमंद होगा, उसको लेकर फिर एक नया डाउट क्रिएट हो जाता है। ये जो जानकारी WHO द्वारा दी गई है, मिलन, आप अगर दर्शकों को समझा सकें। जी देखिए, जैसे हिमांशु जी भी बता रहे थे कि मुख्य बात ये जरूर होगी कि वैक्सीनेशन का रेट राज्यों में कितना है, और खासकर कि मुझे लगता है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर वैक्सीनेशन रेट कैसा चल रहा है, इस पर भी जो है मीटिंग ली जाएगी और डिस्कशन होगा। लेकिन जो पॉइंट आपने रेज किया है, WHO का ये कहना है कि रैम्पेंट यूज ऑफ बूस्टर्स ऑफ द सेम वैक्सीन आर नॉट इफेक्टिव। बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर मैंने कोविशील्ड लगाई है 2 डोज, अगर मैं फिर से कोविशील्ड लगा लूं, थर्ड प्रिकॉशनरी डोज या कोवैक्सीन या सेम वैक्सीन लगा लूं, तो उससे मुझे इतना फायदा नहीं मिलेगा। ये WHO का अध्ययन कहता है। लेकिन भारत में अभी तक हम जो थर्ड प्रिकॉशनरी डोज मिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। स्टडीज अभी हो रही हैं। एक स्टडी CMC वेल्लोर की तरफ से हो रही है, एक स्टडी इंट्रानेसल वैक्सीन जो है कोवैक्सीन की, जो अभी तक आई नहीं है बाहर, उस पर भी स्टडी हो रही है कि 2 डोज कोवैक्सीन लगाने के बाद क्या हम इंट्रानेसल कोवैक्सीन लगाकर हम इम्यून हो सकते हैं। इसमें कोविशील्ड भी इंक्लूड किया गया है। क्या 2 डोज कोवैक्सीन लगाने के बाद हम कोविशील्ड लगा सकते हैं? भारत सरकार का बहुत आसान जो जवाब था वो यही था कि अध्ययन करे बगैर भारत में
हम डबल डोज जो है उसके बाद थर्ड प्रिकॉशनरी डोज कौन सी वैक्सीन की दे, इस पर हम निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे देश में जहां पर जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स ऑफ एडवर्स इवेंट है वो भी इतने दुरुस्त नहीं है कि लोग सुरक्षित रहे, वैक्सीन लेने से लोगों को कोई ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो, एडवर्स इफेक्ट ना हो। ये सारी जो स्टडीज की गई हैं ये बाहर देशों में की गई है, लेकिन इंडिया में अभी तक इस स्टडी का हमने कोई रिजल्ट नहीं देखा है ऐसा, इसलिए उस रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आने वाले समय में अगर भारत सरकार और एंटागी के मेंबर्स को, हेल्थ एक्सपर्ट्स को जो नेगवैक में है, उनको लगा कि दूसरी डोज देने से, किसी और वैक्सीन की डोज देने से इम्यूनिटी और एफिकेसी बढ़ती है, तो हो सकता है कि अब जो ये रूल लगा है कि आप वही डोज लेंगे, वो भारत सरकार आगे चल के बदल भी सकती है, क्योंकि ये साइंस और इमर्जिंग एविडेंस देख रहे हैं। अगर इमर्जिंग एविडेंस पॉजिटिव रहा इस डायरेक्शन में तो निश्चित रूप से ये डिसीजन बदल दिया जाएगा, ऐसा हमें सरकारी सूत्र बताते आए हैं और वो कह भी रहे हैं कि साइंस के बेसिस पर हम जाएंगे। फिलहाल इंडिया में अगर इस पर अध्ययन हो रहा है तो वो अध्ययन पूरा देखना चाहते हैं, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं और उसके बाद ही डोजेस मिक्स करने की बात है। बिल्कुल, और ये बूस्टर डोज को लेकर जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में कई बार कुछ बहुत ज़रूरी बातें हो जाती हैं जो कहीं गुम हो जाती हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन खासकर WHO द्वारा सामने आए वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। WHO ने रिसेंटली ये चेतावनी भी दी है मिलन कि इसको लोग फ्लू समझने की गलती ना करें, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट को, तो उससे जुड़ी जानकारी भी बताइए, क्योंकि फ्लू बहुत कॉमन हो गया है। मतलब आप देखें तो हर किसी को खांसी जुकाम की समस्या, इतनी सर्दी दिल्ली में हो रही है कि लगा ही हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि WHO ने ये कहा, इसलिए भारत सरकार ने भी WHO को कोट करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन को खांसी नजला जुकाम ना समझे, इट्स नॉट कॉमन कोल्ड, it can have impact on the immune system and body। तो इसका मतलब यही है कि जो आप सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, ऐसा लग नहीं रहा और ऐसा दिख भी नहीं रहा। अगर आप अपने आसपास ही लोगों से बात करेंगे जिनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है और जो डबल वैक्सीनेटेड भी हैं, उनमें भी काफी सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गले में एक तरीके की खराश है, वो ऐसी खराश है जैसे आपको लगता है कि आपका गला किसी ने दबा दिया हो, चोकिंग खराश जिसको कहते हैं। बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग ये एक सिम्टम जो नया आया है ओमिक्रॉन का होता है, इससे गला पकड़ जाता है, बंद हो जाता है बिल्कुल। दूसरा है नजला, ऑफ कोर्स खांसी भी होती है और बहुत ही ड्राई तरीके की खांसी होती है, उससे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है गले में। दूसरा है जो सर भारी होना, हेडेक रहना और काफी ज्यादा बदन दर्द होना। और ये सारे सिम्टम्स आपको सोचने में माइल्ड लगेंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे बिल्कुल ही सिम्टम्स माइल्ड नहीं होते। इसलिए सरकार ने भी ये कहा है कि ओमिक्रॉन के दौरान अगर आपको संक्रमण होता है, ओमिक्रॉन या डेल्टा का संक्रमण है, वो तो सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा। अभी हमारे पास जो टेस्ट आया है, ओमिश्योर का जो टेस्ट बना है, वो फिलहाल मार्केट में नहीं आया है। टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का जो बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें एस जीन ड्रॉप आउट डिटेक्ट होता है। लेकिन आप जो थेरेप्यूटिक्स हैं वो करते रहें, आप घर रहें, आप आइसोलेट करिए, आप गर्म पानी पीजिए, आप नमक के गरारे कीजिए, आप अननेसेसरी मेडिकेशंस ना लें। जैसे पिछली लहर में हमने ली इतनी सारी दवाइयां, आइवरमेक्टिन, फाबीफ्लू और फाविपिरावीर के सारे कॉम्बिनेशंस, रेमडेसिविर, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। मोलनुपिरावीर भी लेने की उनको जरूरत नहीं है। जो जवान है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क जिनको कम है, जिनका ऑक्सीजन बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मोलनुपिरावीर, वो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है। सरकार ने अभी इसको नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, लेडी हैं, तो फीटस में डिफॉर्मिटीज फॉर्म हो सकती हैं, 3 महीने तक कॉन्ट्रसेप्शन करना पड़ सकता है। ऐसी चीजें सरकार की तरफ से, ICMR की तरफ से बोली गई हैं, और इसीलिए मोलनुपिरावीर का जो रिकमेंडेशन डॉक्टर्स दे रहे हैं जगह जगह पर, वो बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक एज के लिए है, 60 साल से ऊपर, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत
ज्यादा खतरा है और जिनकी हालत बहुत सीवियरली खराब हो सकती है, उन्हीं के लिए दवाई बिल्कुल। मिलन, एक और लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है, जो लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए लोगों को खुद से लाइक दे नीड टू आस्क फॉर इट कि हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग करके आप बताइए कि हमें कौन सा वेरिएंट हुआ है? डू यू थिंक कि इट इज़ नेसेसरी कि लोगों को मालूम हो कि कौन सा वेरिएंट है उन्हें? क्या लगता है कि सिम्टम्स समझने में या अपने इलाज में, क्योंकि अगर घरों पे ही लोग कर रहे हैं तो उसमें लोगों के लिए ये यूजफुल हो सकती है जानकारी? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बात है कि आपको क्या इन्फेक्शन हुआ है आप अपने आप से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है भारत में वो खुद ही 5% सैंपल्स की होती है, रैंडम सैंपल्स की होती है। ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की हो रही थी, अब ऐसे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है जिनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन से सिर्फ एक डेथ रिकॉर्ड हुई है ओडिशा में, और उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ी थी क्योंकि उनमें जो लक्षण है वो बहुत ही सीवियर हो गए थे। तो ये जानना जरूरी था कि उनको डेल्टा से संक्रमण हुआ था या ओमिक्रॉन से संक्रमण ओमिक्रॉन से निकला था ओडिशा में। लेकिन हर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है हर सैंपल की। अब तो मैं आपको बताऊं कि विकसित देशों में भी जो टोटल फिगर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस हैं वो 5,50,000 के ऊपर तक बंद हो गया है, क्योंकि अब बाकी देशों में भी ओमिक्रॉन की सैंपलिंग नहीं की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि अब माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट को सरपास कर चुका है और 150 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब देखा जा रहा है और डेल्टा वेरिएंट को ये ओवरटेक कर चुका है। तो एक तरीके से लोग अब जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं भी कर रहे हैं, यही सोचकर कि हाँ ज्यादातर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। लेकिन आपके लक्षणों पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं किस तरीके से ओमिक्रॉन के लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण जो डेल्टा का हमने देखा है और हम जानते भी हैं, डेल्टा से इन्फेक्शन के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका गिरता है तो आपको डेफिनेटली अस्पताल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और बाकी जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर्स देंगे आपको, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन से जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ओमिक्रॉन में कहूंगी मैं ये एक अच्छी बात है कि ऑक्सीजन नहीं गिरता, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, गले तक रहता है और नीचे छाती तक नहीं जाता है, इसलिए सर्दी भी होती है लेकिन निमोनिया नहीं होता। जब आपके लंग्स में निमोनिया हो जाएगा तो आपको आपका ऑक्सीजन ड्रॉप होगा और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन में एक खास फर्क है। जैसे आप संक्रमण में आए कोविड से, कोशिश करें कि डॉक्टर की सलाह लें और उनके जो आपके सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर को बताएं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और वही लोग जिनका ऑक्सीजन गिरता है या बुजुर्ग है उन्हीं को हॉस्पिटल जाना चाहिए। और ज्यादातर लोग, अगर दिल्ली में भी मैं बताऊं तो 90% लोग इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं और ठीक भी हो रहे हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन की बात है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिम्टम्स अलग हैं, डेल्टा अलग है, लेकिन ज्यादातर केसेस अब ओमिक्रॉन के देखे जा रहे हैं। बट हमें ये नहीं भूलना है कि डेल्टा भी अभी सर्कुलेशन में है दिल्ली में। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलन आपने यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बताया है। हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, संसद भवन में 718 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस खतरे को देखते हुए अब संसद के दोनों सदनों को शिफ्ट में बुलाने पर विचार किया जा रहा है। क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? बजट सत्र से पहले क्या कोई इस तरह के बदलाव किए जा सकते? देखिए, कल जो है देखिए 2 दिन पहले स्पीकर ओम बिरला ने पूरा इंस्पेक्शन किया था पार्लियामेंट का और देखा था, क्योंकि लगातार जो है 700 से ऊपर जो है लोकसभा और राज्यसभा के स्टाफ जो है वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में पिछले साल जिस तरीके से संसद के सत्र बुलाए गए थे 2 शिफ्टों के अंदर, सुबह राज्यसभा और शाम को लोकसभा 2 शिफ्टों में हुआ करती थी,
वो बजट सत्र के अंदर उस प्रोविजन को फिर से चालू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में या देश के अन्य शहरों के अंदर जो है कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, और ये संसद के अंदर पहली बार हुआ है कि 700 से ज्यादा केसेस जो है संसद भवन के परिसर के अंदर आए हैं। तो एक तरीके से ये चिंता का विषय है, और इसीलिए पूरे तैयारी की जा रही है, पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, और इस बार ये कोशिश रहेगी कि संसद जो है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो, और जिन सांसदों को बूस्टर डोज की जरूरत हो वो बूस्टर डोज ले चुके हों, क्योंकि अगर उस सीक्वेंस में उनका नंबर आता है तो एक तरीके से ये तो तय है कि संसद को लेकर बजट सत्र होना जरूरी है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो उसका फार्मूला वही रहेगा कि एक सदन की कार्रवाई जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो और दोपहर 1 बजे तक रहे, और दूसरे सदन की कार्रवाई जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद से शाम 6 बजे तक जो है वो चले। तो वो उसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं, और दोनों सदनों के लोकसभा स्पीकर भी और राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, उनकी बातचीत भी हुई है, और दोनों के सेक्रेटरी जनरल्स भी बात कर रहे हैं। तमाम तरीके की तैयारियों को लेकर जो है बातचीत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि संसद का जो सत्र है उसके शुरू होने से पहले ये तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि याद कीजिए 2020 की शुरुआत के अंदर जब संसद का सत्र था तो उस सत्र के दौरान हम सबने देखा था कि कई सांसद जो हैं कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उस समय भी जो है बड़ी मुश्किलात जो आई थी, और उसमें भी संसद के सत्र को पहले ही समाप्त करना पड़ा था। तो एक तरीके से कोशिश यही रहेगी कि हालात काबू में रहें, तैयारियां पूरी रहें, लेकिन संसद का सत्र होना है, इसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, बजट सत्र होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सत्र की शुरुआत जो है दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति करते हैं। तो अब देखना यह है कि दोनों सदनों के सांसदों को राष्ट्रपति किस तरीके से जो है वो संबोधित करेंगे, क्योंकि हमने 2020 के अंदर ये देखा था कि जब बजट माफ कीजिएगा 21 के अंदर जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो सेंट्रल हॉल के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर सांसदों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी, स्क्रीन्स लगाई गई थी, जिससे कि सभी सांसद राष्ट्रपति का जो है वो भाषण सुन सके, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत जो होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होती है। हिमांशु, आपने बैठक के बारे में जानकारी दी जो कि बहुत अहम है। कुछ लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनको भी ये जानकारी मिल गई होगी कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ अच्छे कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं जिनसे लोगों का फायदा हो। पाबंदियों को लेकर भी जानकारी हमें मिलेगी, और इससे जुड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन हमारे सामने हिमांशु बनी हुई है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और देश में जो हालात हैं वो इस वक्त अच्छे नहीं दिख रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए। तो क्या इस पर भी चर्चा संभव है आने वाले वक्त में? क्या लग रहा है कि कुछ चुनावों को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल चुनावों को लेकर मुझे लगता है कि इस बैठक के अंदर तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां के मुख्यमंत्रियों का फीडबैक जरूर लिया जाएगा, क्योंकि अब जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंडर हो रहे हैं, और वहां पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्यकारी मुख्यमंत्री के भूमिका में रहते हैं। सारे फैसले जो हैं वो नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए तमाम तैयारियां जो हैं इन चुनावी राज्यों के अंदर चुनाव आयोग देख रहा है, और उन्होंने भी 15 तारीख तक इन 5 राज्यों के अंदर जो है किसी भी तरीके के कैंपेन पे रोक लगा रखी है, और 15 जनवरी के बाद वो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हालात को देखते हुए जो भी चुनाव प्रचार के को लेकर उनको फैसला लेना होगा वो सभी पार्टियों को, सभी दल को और देश को बता दिया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की चुनावी रैलियां होती हैं उसमें लाखों लाख की भीड़ होती है, हजारों हजारों लोग आते हैं, रोड शोज होते हैं, पद यात्राएं होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स होते हैं। अब उसको लेकर चुनाव आयोग किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगा, इतना जरूर है कि बड़ी रैलियों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, रोड शो पे रोक लगाई जाएगी, लेकिन
क्या 5,000 लोगों की भीड़ को वो अलाउ करेंगे, और ग्राउंड की उस अगर 5,000 लोगों को लाना है तो कितना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, और डिजिटल कैंपेन, वर्चुअल कैंपेन को लेकर फोकस कैसे करना है, या डिजिटल कैंपेन ही किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है चुनाव आयोग को देखनी है। इस बैठक के अंदर मुझे ये नहीं लगता है कि चुनावों को लेकर कोई बातचीत होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुख्यमंत्री जिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, और सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए जो भी उचित कदम उठाने हैं वो उठाइए, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये इस पर फोकस होना चाहिए। तो एक तरीके से ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये सलाह जरूर दी जाएगी कि आपको जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएं, लेकिन लोग अगर आपके यहाँ ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं तो उनको लेकर आपको किस तरीके की तैयारियां करनी है और क्या आपको आगे कदम उठाने चाहिए, इस पर आपकी क्या रणनीति है, इसको लेकर वो जरूर चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरीके के दिशा निर्देश जो है इन 5 राज्यों के अंदर के मुख्यमंत्रियों को नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार डरावनी रफ्तार हम देख रहे हैं देश में कोरोना की, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। 11 दिनों में 600% कोरोना देश भर में बढ़ गया है। और मिलन, एक ये भी चीज गौर करने वाली है कि जितनी भी स्टेट्स इस वक्त वर्स्ट अफेक्टेड हैं, जो वो राज्य जिनमें सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, ये तमाम राज्य वो हैं जहां पर इस साल की शुरुआत में लापरवाहियां हुई हैं, नियमों में ढील दी गई थी। ये वही राज्य हैं जिनमें अब हम वो कोरोना का असर देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि सारे ही राज्यों में जो है एक तरीके से ढील दी गई थी, और हर ही राज्य में हम अपने आप को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि केसेस बहुत कम आ रहे थे। अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करूं तो हम हार्डली 10,000 8,000 केसेस रोजाना देश में रिकॉर्ड कर रहे थे, और बहुत ही कम, मतलब दिल्ली में 100 या 200 या 300 के बराबर केसेस दिखाई दे रहे थे। और वहां से अब जंप करके जो हमने देखा है केसेस इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ गए हैं, 20,000, 25,000, महाराष्ट्र में 40,000, तो वो अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। क्रिसमस में और चाहे तो दिवाली में, न्यू ईयर्स पे हमने पार्टियां की। गोवा में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि गोवा में जो पार्टीज हुई और उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, उस पर किसी तरीके का नियंत्रण नहीं किया गया था। लोग जगह जगह से, पूरे देश में और पूरे विश्व से जगह जगह से गोवा गए थे। अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में जहां पर लोग जाते हैं हिल डेस्टिनेशंस पर छुट्टी मनाने के लिए, वहां पर भी लोग गए। हमने पार्टीज भी की, हमने गैदरिंग्स भी की, शादियां भी हो रही थी। जो निश्चित था कि कोरोना का फैलना है, लेकिन हम सोच रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद, खासकर जो 2 डोज कोविड-19 की बनी है, डेल्टा से हमें सुरक्षा मिल रही है। लेकिन ये सब तब खराब हुआ जब हमारे सामने एक नया वेरिएंट आया, और ये नए वेरिएंट को आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ, कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर से हम इसके बारे में सुनने लगे। इनफैक्ट दिसंबर के आखिर से हम सुनने लगे, और अब हम जनवरी के पहले हफ्ते को सिर्फ हमने पार किया है। इतना तेजी से ये पूरे विश्व भर में फैल चुका है, और ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति बना चुका है। और जितने ज्यादा नए वेरिएंट्स आते रहेंगे उतने ज्यादा हमको सजग रहना होगा। और कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं, और मैं कहूँ भी अगर तो लोग विश्वास करेंगे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी और वेरिएंट्स आना बाकी है। तो हमें मास्क जरूर पहन के रखना होगा, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना होगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट बनेगा जो आने वाले वेरिएंट्स को माइल्ड कर देगा या और कम लक्षण वाले वेरिएंट बना देगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी एक नया और जो थोड़ा सा घातक वेरिएंट है वो आना बाकी है। लेकिन ये सारी थियोरेटिकल बातें हैं। फिलहाल हमको वैक्सीनेशन करना है, आइसोलेट करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और जब हम मास्क लगाते हैं या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं तो उसे हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, और एक्चुअल में ये न्यू नॉर्मल ही है। और लोगों को समझना होगा कि अभी कोविड
के साथ ही हमें जीना है, तो जितना जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज की स्थिति में जो मौजूदा हालात हैं, लापरवाही करने का मतलब है अपने मुश्किल को दावत देने जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन आपका। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो भारत में पिछले 24 घंटे में 2,40,000 के आसपास कोरोना केसेस आ चुके हैं और पिछले 7 दिन में भारत में 10 लाख से ज़्यादा केसेस और मौतों की भी बात की जा रही है। यानी कि जो आंकड़े हैं वो ज़रूर डरा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि अब जिम्मेदारी हमारी है। लापरवाही करने से बचें। दिल्ली में इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस लें और ज़रा से भी अगर आपको लक्षण दिखाई दें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि WHO ने साफ कर दिया है कि आप ओमिक्रॉन को या फिर अब जो नए सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उनको फ्लू समझने की गलती बिल्कुल ना करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक अहम बैठक होने वाली है, इस पर भी हमारी नज़र बनी है और आज तक पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।